निर्मला जी आज अपनी कोठी में जीवन की संध्या में नितांत अकेले जीवन व्यतीत कर रही थी। आराम कुर्सी पर बैठी वह याद कर रही थी जिंदगी के उन पन्नों को जिसमें जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, आदर, सत्कार, पैसा, रुतबा, सब कुछ। पर उन्होंने अपने कर्कश व्यवहार के कारण सब कुछ खो दिया। ईश्वर ने उन्हें क्या नहीं दिया था। उन्हें 2 बेटे, 2 बहुएं, पोते पोतियों की सौगात, एक आदर्श पति और किसी जमाने में माँ बाप के समान उनके साथ सास ससुर और 2 बहनों जैसी नंदे उनके जीवन का हिस्सा रही थीं। पर वो किसी भी रिश्ते के साथ मधुर संबंध नहीं बना सकीं। जीवन के किसी भी रिश्ते को वह दिल से नहीं निभा सकीं। आज उन्हें अफसोस होता है अपनों के साथ किए उनके खुद के व्यवहार पर। उन्हें आज भी याद है जब वह अपने बड़े बेटे के लिए लड़की पसंद करने गई थी। पहली ही नज़र में रितु की सादगी उनके मन में घर कर गई थी। उसके काले लंबे बाल, बोलती हुई आंखें और होठों पर मधुर मुस्कान। बस फिर क्या था, सभी ने रितु को हवेली की बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। जल्द ही जन्मपत्री और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विवाह की तारीख पक्की हो गई। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। हवेली जगर मगर कर रही थी। लंबी फूलों की झालरों से हवेली भी निखर कर आ रही थी। हर तरफ विवाह की रौनक थी। निर्मला और अमोल जी का बड़ा पुत्र माधव जब दूल्हा बनकर निकला तो कस्बे का हर एक व्यक्ति के मुंह पे वाह वाह थी। शहर का हर व्यक्ति उस बारात में उमंग से नाचने के लिए बेकरार था। रितु जैसी बड़ी बहू पाकर निर्मला जी भी फूली नहीं समा रही थी। आस पड़ोस में हर तरफ उनकी बड़ी बहू की ही सादगी और सुंदरता के चर्चे थे। निर्मला जी की बहू के मुंह दिखाई करने वाली हर महिला उनकी बहू की तारीफ करती और हृदय में थोड़ी कुड़ान भी रखती कि इतने कर्कश स्वभाव की महिला इतनी सभ्य सुंदर बहू के साथ किस प्रकार निभा पाएगी। निर्मला जी की खुद की सास पार्वती जी भी पोते की शादी के अरमान ना जाने कब से संजोई हुई थी। आज हवेली की बड़ी पोत बहू को पाकर वो निहाल हो गई थी। उधर निर्मला जी की दोनों नंदे भी अपने भैया भाभी से कहने लगी, भैया बहुत सुंदर और सुशील बहू आई है हमारे माधव के लिए। अपनी भाभी के व्यवहार को सोचते हुए उन्होंने कहा, देखना कुछ समय जरूर देना बड़ी बहू को हवेली के तौर तरीकों को समझने के लिए। लेकिन निर्मला जी को अपनी नंदों का स्वभाव पसंद नहीं आया। उधर रितु ने भी जल्दी ही अपने सभ्य स्वभाव से घर के छोटे से लेकर बड़ों तक के दिल में अपनी जगह बना ली थी। हवेली के नौकर चाकर भी अब निर्मला जी को आवाज़ ना देकर किसी भी काम के लिए बड़ी बहू को ही आवाज़ लगाते। धीरे धीरे निर्मला जी को अपना आसन डोलता नजर आ रहा था। उन्हें लगा कि कहीं मेरा दर्जा इस घर में दोयम दर्जे का ना रह जाए। उनके पति, दोनों बेटे छोटे छोटे काम, चाय नाश्ते के लिए बड़ी बहू पर ही आश्रित होते जा रहे थे। रितु भी कभी किसी भी काम को मना नहीं करती, हर काम खुशी खुशी करती। निर्मला जी थोड़ी कामकाज में सुस्त थीं, लेकिन फिर भी चाहती थी कि काम चाहे बड़ी बहू करे पर घर का पत्ता भी उनकी इजाज़त से ही सांस ले। वह धीरे धीरे बड़ी बहू को मानसिक यातनाएं देने लगी। कभी यह अच्छा नहीं बना, कभी हमारे यहाँ प्याज नहीं खाई जाती, घी तुमने ज़्यादा क्यों डाल दिया, चाय की आदत डाल लो, हमारे यहाँ चाय ही पी जाती है। कभी कहते कि घर के सभी लोगों का काम इतनी जल्दी मत किया करो कि उनकी आदत खराब हो जाए। कभी कहती, क्या तुम बिना कहे सब्जी भी नहीं काट सकती। हर बात में उनकी ही चट और उनकी ही पट होती थी। बेचारी बड़ी बहू उनका व्यवहार समझ ही नहीं पा रही थी, पर शिकायत करती तो किससे। एक चक्रव्यूह में जैसे फंसती जा रही थी। उम्र ही क्या थी, सिर्फ 21 वर्ष की। ऊपर से जल्दी ही नन्हे मेहमान के आने की खबर पूरे घर में फैल गई। घर भर में खुशियां छा गई, पर बड़ी बहू ना तो खुद को संभाल पा रही थी और ना ही अपनी सास को समझ पा रही थी। उधर निर्मला जी के पति ने एक कोठी तैयार कराई थी जिसमें वह सह परिवार जाकर बसना चाहते थे, पर निर्मला जी अपनी सास को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थीं। उन्होंने धीरे धीरे मन में प्लान बनाना शुरू कर दिया। वह पूरा दिन बातों का बतंगड़ बनाती रहती। कभी कहती, मेरा चांदी का सिक्का खो गया, किसने लिया होगा। कभी कहती, तुम्हें पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए जिससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो। बेचारी रितु आत्मविश्वास खोती जा रही थी।
उसके ससुर और पति भी कलेश के डर से कुछ नहीं बोलते थे। शिकायत बहुत थी, पर स्वभाव नहीं था उसका कि शिकायत करें। कभी कभी देवर भी कहता कि आप भी ना माँ, भाभी को बेवजह परेशान करना बंद करो। तो इस पर निर्मला जी कहती, चुप रहा कर, भाभी के ही हिमायती, आने दे तेरी बहू को, उसकी भी ऐसी ही क्लास लूँगी। धीरे धीरे समय बीता, नन्हे मुन्ने का जन्म हुआ। घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल था, पर निर्मला जी ने जल्दी ही यह ऐलान कर दिया कि वह अपने पति, अपने छोटे बेटे के साथ जाकर नई कोठी में रहेंगी। बड़ा बेटा, उनकी सास और उनकी बड़ी बहू इस हवेली में ही रहेंगे। वो तो बस अपनी जिम्मेदारी बड़ी बहू के ऊपर छोड़कर ऐसे जीवन जीना चाहती थी। करीब 8 साल बाद उनके छोटे बेटे का विवाह हुआ। छोटी बहू जल्दी ही निर्मला का व्यवहार समझ गई। उसने जल्दी ही निर्मला जी को करारा जवाब दिया। कोर्ट कचहरी होते होते बचे। घर की इज्जत बड़ी मुश्किल से बच पाई। जल्दी ही छोटा बेटा अपनी पति और बच्चों के साथ अलग हो गया। उधर निर्मला जी की सास भी स्वर्ग से धार गई। बड़ी बहू और बेटे माधव ने उनकी बहुत सेवा की थी। सब कुछ उनकी बड़ी बहू ने संभाल लिया। घर की इज्जत मान मर्यादा पर कभी आँच न आने दी। अब माधव और बड़ी बहू पर अपनी दादी और पूर्वजों का आशीर्वाद ही तो था। बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। समय अपनी रफ्तार से चलता चला गया। एक दिन निर्मला जी के पति अमोल जी भी चल बसे। अब निर्मला जी अपनी कोठी में बिल्कुल नितांत अकेली थी। अब उन्हें अपनी बड़ी बहू रितु और बेटे माधव की याद आई। याद आया वो हर पल जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। पर अब क्या किया जा सकता था। जब चिड़िया चुग गई खेत, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उनकी बड़ी बहू रितु और बड़ा बेटा माधव उन्हें हवेली में ले जाने के लिए आए थे। उनकी आंखों में आंसू झड़ने लगे थे। उन्होंने ये कहते हुए कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बड़ी बहू, तुझे लाख शिकायतें होंगी पर कभी तूने जुबान नहीं खोली। पगली थी, हीरे को समझ नहीं पाई मैं। और उन्होंने बड़ी बहू को सीने से लगा लिया। सारे गिले शिकवे शिकायतें आज दूर हो चुकी थी और आज ही वास्तव में उसे बड़ी बहू का दर्जा मिला था।